Hello everyone, myself Rahul Kumar Sen, Assistant Professor in Mechanical Department. Now today we are going to start another experiment which is based on balancing system. Now main aim of our experiment to balance the rotating masses that are revolving in different plane by finding the angular position. That means let us find balancing system by using फोर्स पॉलीगॉन एंड कपल पॉलीगॉन. सो स्टूडेंट्स, अब जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है बाय यूजिंग फोर्स पॉलीगॉन और कपल पॉलीगॉन. सो बिफोर परफॉर्मिंग आवर एक्सपेरिमेंट वी हैव टू नो द कंसेप्ट ऑफ बैलेंसिंग. बैलेंसिंग एक्चुअल में होता क्या है? सो बैलेंसिंग होता क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग द इफेक्ट ऑफ स्टैटिक फोर्स एंड डायनामिक प्रोसेस. मतलब ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे हम स्टैटिक फोर्सेस का इफेक्ट और डायनामिक प्रोसेस दोनों को क्या करते हैं? हम एलिमिनेट करते हैं. ठीक है. अगर मान लो सिंपल एग्जांपल मैं अगर बताना चाहूँ कि ये हमारे पास एक कोई रूफ फैन होता है. ठीक है. अब जैसे कि आप देखते हो कि रूफ फैन में हमारे पास जैसे कि 3 ब्लेड्स होती हैं. अब वो 3 ब्लेड्स क्या करती है? किसी पर्टिकुलर, जैसे कि ये आपकी एक रोटेटिंग शाफ्ट है. ठीक है. इस रोटेटिंग शाफ्ट के अराउंड ये जो 3 ब्लेड्स होती है ये इस पर माउंटेड होती है और एक ही प्लेन पर होती है. एक चीज़ तो क्लियर है कि ये एक ही प्लेन पर होती है और जब ये शाफ्ट मीन्स ये जब रोटेट करती है ये डिस्क और इसके साथ में जो ब्लेड्स हैं ये भी प्रॉपर तरीके से रोटेट करती है. तो एक बात तो क्लियर है कि इनके बीच में जो बैलेंसिंग है वो क्या है? प्रॉपर है. तो इन शॉर्ट अगर कोई भी मशीन पार्ट है, अगर उनके बीच में प्रॉपर बैलेंसिंग नहीं है और अगर उसको हम रोटेट करवाएंगे तो क्या होगा? वो रोटेट तो होगी बट वो वाइब्रेशन ज़्यादा करेगी. अगर वो वाइब्रेशन ज़्यादा करती है तो कहीं न कहीं वो उस मशीन की लाइफ को क्या करती है? डैमेज करती है या उसको कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है. तो इसलिए हमें उसे बैलेंस करना होता है. या इन शॉर्ट अगर मैं बैलेंसिंग को समझाना चाहूँ, इफ एनी सिस्टम हैविंग 1 और मोर रोटेटिंग मास, अगर किसी भी कोई भी सिस्टम है, या यूँ बोल सकते हो कि अगर मेरे पास कोई एक रोटेटिंग शाफ्ट है, ये मेरे पास रोटेटिंग शाफ्ट है. ठीक है. अब इस रोटेटिंग शाफ्ट पर 2 कंडीशन से इसको बैलेंस कर सकते हैं. 2 कंडीशंस कौन कौन सी? या तो वो स्टैटिकली बैलेंस हो सकता है या वो डायनामिकली बैलेंस हो सकता है. ठीक है. अब जैसे कि ये शाफ्ट तो आपकी रोटेट कर रही है बट आपको इसको बैलेंस 2 तरीके से करना है. अगर आप इसको प्रॉपरली बैलेंस करोगे तो आपको स्टैटिकली भी बैलेंस करना है और इसको डायनामिकली भी बैलेंस करना है. सो स्टैटिकली बैलेंस कैसे कर सकते हैं और डायनामिकली बैलेंस कैसे कर सकते हैं? जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारे पास सपोज डिफरेंट मासेस है. अगर वो डिफरेंट मासेस है, अगर वो किसी न किसी एक ही प्लेन पर हो, एक ही प्लेन पे हो मतलब एक ही प्लेन पर नंबर ऑफ मासेस क्या हो, जैसे कि ये एक मास है, फिर एक दूसरा मास ये है और एक तीसरा मास ये है. तो हमारे पास कितने मास के? नंबर ऑफ मास 3 है, M1 M2 और M3. तो आप जैसे कि देख रहे हैं कि ये सारे मास किसी शाफ्ट पर एक ही प्लेन पर क्या कर रहे हैं? शाफ्ट के साथ रिवॉल्व कर रहे हैं. ठीक है. अब इनके बीच में जो बैलेंस होगा वो कौन सा बैलेंस होगा? स्टैटिकली बैलेंस होगा. स्टैटिकली बैलेंस का होगा मतलब वो क्या कर रहे हैं कि एक ही प्लेन पर है. अब इसमें हम क्या करेंगे? फोर्स को ही कंसीडर करेंगे. क्यों? क्योंकि स्टैटिकली बैलेंस किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड्स वेट ऑफ बॉडी, जो कि बॉडी के वेट पर डिपेंड करेगा. तो वो होगा आपका स्टैटिकली बैलेंस मीन्स स्टैटिक बैलेंसिंग. ठीक है. और उसके साथ अगर मैं डायनामिक बैलेंसिंग की बात करूं तो स्टैटिक बैलेंस में हम जनरली फोर्स को कंसीडर करते हैं या उसके वेट को कंसीडर कर सकते हैं. लेकिन क्यों फोर्स को कंसीडर करते हैं? क्योंकि देखो जनरली मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस. जैसे कि मान लो ये आपका ये सारे मास M1 M2 M3 ये एक ही प्लेन पर है. तो मैं मान लो कि यहाँ से यहाँ तक की इनकी जो डिस्टेंस है वो क्या है? कॉमन डिस्टेंस. जैसे कि मान लो वो डिस्टेंस है, लेंथ है आपकी L. अब मास है हमारा M1, मास है हमारा M2 और मास है हमारा M3. तो यहाँ पर M1 मास के लिए भी जो इफेक्ट होगा वो भी कितना होगा? फोर्स इनटू डिस्टेंस. तो मास और ये हो गया आपका डिस्टेंस, तो ये भी उसके लिए भी वही होगा, M2 के लिए भी वही होगा और M3 के लिए भी वही होगा. तो इसमें हम कपल को कंसीडर नहीं करते. किस केस में? स्टैटिक बैलेंसिंग के केस में. लेकिन अगर मान लो
कोई भी शाफ्ट है वो रोटेट कर रही है और उसमें जो मास है वो एक प्लेन में ना होते हुए डिफरेंट प्लेन पर, मान लो कि एक मास जो है वो आपका यहाँ पर अटैच्ड है, दूसरा मास है वो यहाँ पर अटैच्ड है, जैसे कि मान लो ये M2 है, और तीसरा मास ये यहाँ पर अटैच्ड है, जैसे कि उसको मैंने बोल दिया M3। तो आप क्या देख रहे हो कि पहले जो मास थे वो एक ही प्लेन पर थे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका रूफ फैन, तो इस रूफ फैन में जैसे कि ये आपका थोड़ी देर के लिए आप समझ लो कि ये शाफ्ट है, इस शाफ्ट में जो हमारे पास मासेस है M1, M2, M3, ये किसी न किसी एक ही प्लेन पर है और इनके बीच में जो बैलेंसिंग है वो कौन सा बैलेंसिंग है, स्टैटिक बैलेंसिंग। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये शाफ्ट रोटेट कर रही है, बट अब इसमें क्या होता है कि जो मासेस है वो अलग अलग प्लेन पर है, मीन्स डिफरेंट प्लेन पर है। तो अब इस केस में आपको इसको बैलेंस करना होगा, तो आप किस तरह से बैलेंस करोगे, डायनामिकली बैलेंस करोगे। तो इन शॉर्ट स्टैटिक बैलेंसिंग में अगर आपको बैलेंस करना है तो आपको खाली फोर्सेस को कंसीडर करना होता है। क्लियर। अब मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि फोर्सेस कौन से। अब जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए कि ये आपकी शाफ्ट है, ठीक है। अब इसके साथ जो मासेस अटैच्ड हैं, जो कि क्या है, सेम प्लेन पर है। अब जब ये शाफ्ट रोटेट करती है तो हर एक मास पर एक फोर्स क्रिएट होता है, जिसको बोलते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सारे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो समेशन होता है वो क्या होता है, वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सॉरी, समेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स CF, इसको मैं बोलता हूँ इन शॉर्ट, यहाँ पे लिख देता हूँ, समेशन ऑफ CF इक्वल्स टू जीरो। अगर मैं बात करूँ स्टैटिक बैलेंसिंग की, तो उस कंडीशन में आपके जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जैसे कि आपको यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिख रहे हैं F1, M1 मास के कारण जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट हो रहा है वो आपका FC1, M2 मास के लिए जो हो रहा है आपका FC2, और M3 मास के लिए जो हो रहा है वो आपका है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स F3। तो ये तीनों का समेशंस क्या होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए। क्लियर। तो उस केस में ये क्या होगा, आपका स्टैटिक बैलेंसिंग होगा। लेकिन अब जो कि ये मास M1 इस जगह पर है, ये एक प्लेन पर है, M2 दूसरे प्लेन पर है और M3 तीसरे प्लेन पर है, मतलब ये दोनों, मतलब तीनों क्या है, डिफरेंट प्लेन पर है। तो इन केस यहाँ पर जो इनकी लेंथ होगी वो भी डिफरेंट होगी, ये होगी L1, ये होगी L2, ठीक है। तो आपकी ये L1 हो गई, ये हो गई आपकी L2, और ये तो क्योंकि ये रेफरेंस है तो सपोज इसको जीरो मान लोगे, तो ये होगी L1 और ये होगी L2। तो आप देखोगे L1 लेंथ के कारण और L2 लेंथ के कारण, चूंकि डिफरेंट प्लेन पर है, तो मास और लेंथ दोनों क्या है, डिफरेंट है, क्योंकि डिफरेंट प्लेन में होने के कारण इसकी लेंथ भी डिफरेंट होगी। अगर लेंथ डिफरेंट है, मास है, तो उसके कारण क्या है, एक कपल प्रोड्यूस होगा, जिसको बोलते हैं हम, जिस कपल के कारण क्या होगा, डायनामिकली फोर्स क्रिएट होगा, तो वो होगा आपका डायनामिक बैलेंसिंग। अब डायनामिक बैलेंसिंग के लिए हमें क्या करना होगा कि फोर्स के साथ साथ डायनामिक बैलेंसिंग की बात करें तो डायनामिक बैलेंसिंग में हमें समेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ साथ हमें कपल्स को भी बैलेंस करना होगा। और हम जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, हम उसमें हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो किसके लिए रहेगा कि आपके पास जो भी डिफरेंट मासेस हैं वो कि रिवॉल्व कर रहे हैं, मीन्स रोटेट कर रहे हैं डिफरेंट प्लेन पर, और हमें उनको क्या करना होगा, एक प्रॉपर एंगल प्रोवाइड करके उसे बैलेंस करना होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि थ्योरी आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। अब हम नेक्स्ट इसके बाद जो हमारा एक्सपेरिमेंट है उसको हम परफॉर्म करेंगे। तो प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के पहले हम इन वेट को मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो वेट है अभी हम देखते हैं यहाँ पे, टू 36.91 इतना वेट है। अब दूसरा वेट हम मेजरमेंट करते हैं, तो इसका आ रहा है 235.81। नाउ नेक्स्ट मास का मेजरमेंट करेंगे, 237.005, ठीक है, 04। तो 37.04 इसका वेट है।
नेक्स्ट मास का हम जो वेट मेजरमेंट करते हैं 234.91। उसके बाद हम नेक्स्ट मास इसका देखते हैं 234.79। तो हमने सारे वेट का मेजरमेंट यहाँ पर कर लिया है। तो हमारे पास जो वेट है, एक है 234.79, एक है 237.04, एक है 236.91, एक है 234.91 और एक है 235.81। तो हम इन 5 वेट में से किन्हीं 4 वेट का यूज़ करेंगे। ओके, सो हमने इस प्रैक्टिकल परफॉर्म करने से पहले, जैसे कि मैंने आपको जस्ट थ्योरी कंसेप्ट क्लियर किया था कि स्टैटिक बैलेंसिंग क्या होता है और डायनामिक बैलेंसिंग क्या होता है। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्टैटिक बैलेंसिंग में हमें फोर्स को कंसीडर करना होता है और डायनामिक बैलेंसिंग में हमको फोर्स के साथ कपल को भी कंसीडर करना होता है। ठीक है, तो थ्योरेटिकल कंसेप्ट का यूज़ करते हुए, जैसे कि हमारे पास ये एक ऑपरेटर्स है, ठीक है, बैलेंसिंग ऑपरेटर्स, तो हमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। अब जो कि हमारा एक्सपेरिमेंट जो रहेगा वो डायनामिक बैलेंसिंग के बेस पर रहेगा। ठीक है, तो डायनामिक बैलेंसिंग के बेस पर हमको प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना है। अब जैसे कि स्टूडेंट्स, मैं आपको अभी इससे पहले बता चुका हूँ कि हमने जो मास का कैलकुलेशंस किया था, मीन्स हमने मास का मेजरमेंट किया था। ठीक है, तो लैब में जाके हमने हर एक मास का मेजरमेंट किया था। हमारे पास कितने मास थे? 5 मासेस थे। पर हमने क्या करा, यानी कि 4 मासेस को यहाँ पर प्रैक्टिकल में यूज़ किया है। ठीक है, तो इन 4 मासेस को हमने प्रैक्टिकल में यूज़ किया है। और दूसरी चीज़ कि मैं क्या करता हूँ कि मैंने इन मासेस को अपने हिसाब से रेंडमली किसी न किसी पोजीशन पर सेट कर दिया है। अभी मुझे ये नहीं पता कि M2 मास, M3 मास और M4 मास कि इनकी एक्चुअल पोजीशंस क्या है। मैंने रेंडमली इसको सेट कर दिया है। अब इस पोजीशन को सेट करने के बाद, और मैंने ये भी कंसीडर किया कि सपोज ये मास M1 है, M1 मास से M2, M3, M4 इनकी जो डिस्टेंस है वो भी मैंने अपने हिसाब से रेंडमली सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं जब क्या करता हूँ, इसको रन कराने की कोशिश करता हूँ, तो आप यहाँ पर क्या देखोगे, जैसे इसको मैं रन कराने की कोशिश करता हूँ तो आप ये देखोगे कि जो आपके जो मासेस हैं वो जब शाफ्ट पर रोटेट कर रहे हैं तो इसमें जो वाइब्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है। क्लियर, वाइब्रेशन इसलिए ज़्यादा है क्यों? क्योंकि मैंने जो एंगल है अपने हिसाब से यहाँ पर इसको सेट कर दिया, मतलब इनकी जो एंगुलर पोजीशन है मैंने अपने हिसाब से इसको सेट कर दी है। तो अब मैं क्या करूँगा कि इसमें बैलेंसिंग प्रॉपर तरीके से हो और इसका वाइब्रेशन कम हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, इसका थ्योरेटिकल एनालिसिस करूँगा एक प्रॉपर तरीके से। अगर मैं इसका थ्योरेटिकल एनालिसिस प्रॉपर तरीके से करता हूँ तो उसके बाद फिर मैं वापस से जब इनको सेट करूँगा उनकी पोजीशंस पर, और उसके बाद मैं देखूँगा कि ये अगर स्मूथ चले, दैट मीन्स कि हमारा ये जो प्रैक्टिकल है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि हमारा मेन एम क्या है, बैलेंस करना। किसको बैलेंस करना है? मासेस को बैलेंस करना है। किसके थ्रू? फोर्स पॉलीगॉन एंड कपल पॉलीगॉन के थ्रू। और कपल पॉलीगॉन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हम डायनामिक बैलेंसिंग का प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, सो ऑपरेटर की बेसिक डिस्क्रिप्शंस के बाद हम अपने एक्सपेरिमेंट के एम पर आते हैं। सो हमारे एक्सपेरिमेंट का एम क्या है? वो ये है, टू बैलेंस द रोटेटिंग मास दैट आर रिवॉल्विंग इन डिफरेंट प्लेन बाय फाइंडिंग द एंगुलर पोजीशंस। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास डिफरेंट मासेस हैं, उसका हमने वेट को मेजरमेंट किया था। ठीक है, तो वेट का मेजरमेंट करने के बाद जैसे कि मैंने बताया था कि हमारे एक्सपेरिमेंट का जो सेटअप है उस पर हमने मासेस को कोई भी पर्टिकुलर रैंडम एंगल पर सेट कर दिया था। और सेट करने के बाद जब हम पावर को ऑन करते थे तो हमने देखा था कि जो नंबर ऑफ मासेस थे जो कि शाफ्ट पर एक ही डिफरेंट प्लेन पर क्या थे, अटैच थे। लेकिन जब शाफ्ट रोटेट हो रही थी तो उसके साथ में मासेस भी क्या कर रहे थे, रिवॉल्व कर रहे थे। लेकिन हमने ये देखा था कि प्रॉपर एंगल को हमने जब रेंडमली सेट किया था, मतलब उसका प्रॉपर तरीके से हमने अरेंजमेंट नहीं किया था, तो हम क्या देखते थे कि उसमें बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस क्रिएट हो रहा था। और जैसे कि आपको पता है कि वाइब्रेशंस ज़्यादा क्रिएट क्यों होता है कि अगर कोई भी मशीन पार्ट है या कोई भी असेंबली अगर प्रॉपर तरीके से बैलेंस नहीं होगी तो वहाँ पर वाइब्रेशन होगा। अब क्योंकि हमारे ऑपरेटर्स में जो नंबर ऑफ मासेस का हम यूज़ करते हैं, अगर हम उसको मासेस को प्रॉपर तरीके से एंगल में सेट नहीं करेंगे तो उसमें क्या होगा, वाइब्रेशंस क्रिएट होगा। सो उस वाइब्रेशन को कम करने के लिए हम एक प्रॉब्लम का हेल्प लेंगे और उस प्रॉब्लम के हेल्प से हम अपने वाइब्रेशन को रिड्यूस करेंगे। सो हमारे प्रॉब्लम का जो स्टेटमेंट है वो इस तरह है
कि हमने एक प्रॉब्लम लिया है, वो क्या है, अ रोटेटिंग शाफ्ट carries 4 masses A, B, C and D which revolve at same radius in plane. The plane in which the masses revolve are spaced 50 mm apart and the mass of B, C and D are 235.81 81 gram and 236.91 gram and 237.04 gram respectively. ठीक है. So find the required mass A and the relative angular position of the 4 masses so that the shaft shall be in completely balance. जैसे कि प्रॉब्लम का जो स्टेटमेंट है वो क्या है कि एक रोटेटिंग शाफ्ट है जिस पर 4 मास हैं, कौन कौन से, A, B, C एंड D, ठीक है, जो कि क्या कर रहे हैं, एक सेम उनका जो रेडियस ऑफ रोटेशन है वो क्या है, सेम रेडियस ऑफ रोटेशन है और वो किसी प्लेन पर क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं. और द प्लेन इन विच द मासेस रिवॉल्व आर स्पेस 50 mm अपार्ट, और हर एक मासेस के बीच का जो स्पेस है वो कितना है, 50 mm अपार्ट है. एंड द मासेस ऑफ बी, सी एंड डी, अब जो बी, सी और डी का जो मासेस है वो कितना है, 235.81 ग्राम, दूसरा है 236.91 ग्राम एंड तीसरा है 237.04 ग्राम. ठीक है. सो हमें क्या करना है, मास ए की वैल्यू फाइंड करना है और एंगुलर पोजीशन फाइंड करना है, जिससे हम मासेस की एंगुलर पोजीशंस क्या रखें, जिससे हमारा जो ऑपरेटर्स वो क्या हो, पूरी तरह से कंप्लीटली तरीके से क्या हो, बैलेंस हो सके. ठीक है. सो हमारे पास ए, बी, सी, डी, ठीक है, प्लेन पर 4 मासेस है, M1, M2, M3, M4. सो अगर मैं बात करूं ए, बी, सी, डी, तो मैं यूं बोलूं कि मेरे पास बी नोन है, सी नोन है और डी नोन है. जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चंस में दे भी रखा है कि बी का मास है 235.81 ग्राम, सेकंड का सी का जो मास का वेट है जो आपका कितना है 236.91 ग्राम और तीसरा है 237.04 ग्राम. ठीक है. बट हमारे पास यहाँ पर हम इस बी, सी और डी का एंगल और जो हमारे पास अननोन मास है जो कि M1, उसका एंगल हम कितना आइडेंटिफाई करें कि हमारा जो ऑपरेटर्स है पूरी तरह से क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए. तो हमारे पास जो जो कंडीशंस गिवन है वो हमने यहाँ मेंशंस की. MB हमारे पास 235.81 ग्राम, MC इतना है, MD इतना है, M है हमारे पास क्या है, हमें जो कि फाइंड करना है, और रिलेटिव पोजीशंस को भी हमने क्या करना है, फाइंड करना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी पोजीशंस को इस तरह शो करेंगे. तो देखिए हमारे पास M A है, मास A, मास B, मास C और मास D. अब मास A से मास B का जो मतलब हम बोलते हैं ना कि हर एक मास का जो स्पेस है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 50 mm, 50 mm, 50 mm. तो मैंने क्या बोल दिया कि जो आपका अननोन मास है इसको मैंने रेफरेंस प्लेन पर कंसीडर कर दिया और रेफरेंस प्लेन के इस साइड और इस साइड. तो आप जानते हो कि रेफरेंस प्लेन्स के लेफ्ट हैंड साइड जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है और राइट हैंड साइड जो वैल्यू होती है उसको हम क्या कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव कंसीडर करते हैं. अब चूंकि हमने जो रेफरेंस प्लेन लिया है वो हमारे मास ए पर लिया, लेकिन जो कि क्या है हमारा अननोन है. ठीक है. तो अब हमें क्या करना है, ऑब्जर्वेशन टेबल क्रिएट करना है. ऑब्जर्वेशन टेबल क्रिएट करने के बाद हमें MB, MC, MD इन तीनों की वैल्यू पता है, MA की वैल्यू हमें नहीं पता है. तो अब हमें आगे का स्टेप करना है. सो प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग जो जो वैल्यूज हमारे पास हैं, सो हम एक ऑब्जर्वेशन टेबल क्रिएट करेंगे जिसमें हमारे पास प्लेन है A, B, C, D, 4 प्लेन है जो कि जहाँ पर मास हमारे क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं. ये डिफरेंट प्लेन है, प्लेन A, प्लेन B, प्लेन C, प्लेन D. अब मास की बात करें तो मास कितना है, प्लेन A पर जो मास है M है, जिसकी वैल्यू हमारे पास अभी क्या है, अननोन है. प्लेन B की जो वैल्यू है उसमें मास जो है वो कितना है, 235.81 ग्राम. C के लिए कितना है, 236.91 ग्राम और D के लिए कितना है, 237.04 ग्राम. तो हमने यहाँ पर सारी वैल्यूज को यहाँ पर मेंशंस कर दिया. B के लिए इतना किया, C के लिए इतना किया, D के लिए इतना किया. और अगर हम बात करें रेडियस ऑफ रोटेशंस, सो स्टूडेंट्स मैंने आपको अभी बताया था कि रेडियस ऑफ रोटेशंस क्या है, हमारा सेम है. ठीक है. तो सेम रेडियस ऑफ रोटेशंस, तो मैंने इसको जस्ट एज्यूम कर लिया कि ये रेडियस ऑफ रोटेशंस R है जो सभी मासेस के लिए क्या है,
सेम है। उसके बाद अगर हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात कर रहे हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, वो होता है आपका जो फॉर्मूला होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, वो होता है F = m × r × ओमेगा स्क्वायर। सो आपको यहाँ पर मास शो कर रहा है, रेडियस ऑफ रोटेशन जो कि हमारा क्या है, सेम है। तो रेडियस ऑफ रोटेशन, और अगर हम मान लें कि हमने आरपीएम भी सेम ले रखा है, सो उस दौरान ये आर और ओमेगा स्क्वायर दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो एम की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, केजी। जनरली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की यूनिट क्या होती है, केजी मीटर, ठीक है, किलोग्राम मीटर होती है। बट हमने क्या एज्यूम किया कि रेडियस ऑफ रोटेशन चारों के लिए क्या है, मतलब हर एक मास के लिए रेडियस ऑफ रोटेशन क्या है हमारा, सेम है। और हमने इसकी स्पीड को भी क्या मान लिया कि वो भी सेम है। तो ओमेगा की जो वैल्यू है, दैट मीन्स एंगुलर वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो भी सेम होगी। सो हमने क्या करा, इसकी जो यूनिट है उसको केजी में रख दिया। क्यों, क्योंकि आर ओमेगा स्क्वायर और आर ओमेगा स्क्वायर ये क्या है, कांस्टेंट है। तो हमने एम की जगह क्या मान लिया, केजी इसकी यूनिट मान ली। सो देखिए एम है एज इट इज, और आपका जो बी प्लेन पर जो मास है और जो रेडियस ऑफ रोटेशन, तो उसके क्योंकि रेडियस ऑफ रोटेशन तो कांस्टेंट है, सो हमने ये 0.23581 kg, फिर ये हो जाएगा 0.2369 kg और 0.2377 kg। क्लियर। अब उसके बाद जो कॉलम में है डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस, तो रेफरेंस किसको माना हमने, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि हमारे पास अननोन मास क्या है, एम है, तो मैंने इसको रेफरेंस माना। तो रेफरेंस माना दैट मीन्स कि रेफरेंस से सभी मास की जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे हम, तो रेफरेंस एम ए से एम ए पर तो जीरो होगा, तो हमने यहाँ पर जीरो शो कर दिया। उसके बाद में यहाँ पर कितना है, मास बी का जो लेंथ है रेफरेंस प्लेन से कितना है 50 mm, तो मीटर में अगर इसको चेंज करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 0.05। और सी की बात करें तो सी का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 mm, दैट मीन्स 0.10 मीटर। और अगर हम डी की बात करें तो वो 150 mm, दैट मीन्स 0.15 मीटर। तो ये हमने यहाँ पर मेंशंस कर दिया है 0.05, 0.10, 0.15। आप कपल की बात कर रहे हैं तो कपल क्या होता है, वो होता है आपका फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इनटू डिस्टेंस, तो अब जो डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस प्लेन इसकी जो यूनिट होगी वो किस में होगी, मीटर में होगी। तो हमने सारी चीज़ों को कहाँ पे मेंशंस किया, मीटर में मेंशंस किया। अब कपल की बात करें तो कपल क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स दैट मीन्स किलोग्राम और डिस्टेंस मीटर। हालांकि कपल की जो यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर, बट हमने चूंकि इसको केजी माना था, ठीक है, तो केजी और मीटर, तो केजी मीटर। तो ये कितना हो जाएगा, अगर इसका मल्टीप्लाई इससे करते तो ये जीरो, इसका मल्टीप्लाई इससे करते तो ये वैल्यू आ गई हमारी 0.01179, और इसका मल्टीप्लाई हम इससे करते तो 0.02369, और इसका मल्टीप्लाई इससे करते तो 0.03565। तो ये हमारा कपल के लिए टेबल भी यहाँ पर रेडी है। क्लियर। अब हमें क्या करना है, एंगल की पोजीशंस फाइंड करना है। मीन्स हमें मास ए, मास बी, मास सी और मास डी। तो पहले तो हम बात करेंगे मास बी, मास सी, मास डी, क्योंकि एम ए जो है वो अभी हमारे लिए क्या है, एक तरह से अननोन है। तो अभी हमारा फोकस मास बी, मास सी और मास डी पर होगा। तो उस पर हमारा जो कपल की बात करें या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करें तो हमारा एंगल कितना हम मेंशंस करें यहाँ पर, तो वो एंगल हमें क्या करना है, फाइंड करना है। सो अब हम नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। सो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा फोर्स पॉलीगन और कपल पॉलीगन। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास कपल वाला जो कॉलम है यहाँ पर 0, 0.01179, 0.02369 एंड 0.03565 ये वैल्यूज दे रखी है। मतलब सारी वैल्यू क्या है हमारे यहाँ पर नोन है। और अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स में एक वैल्यू हमारे पास क्या है, जो कि क्या है, अननोन है। तो हमें कौन सा पॉलीगन डायग्राम ड्रॉ करना है, तो हमारे पास दो पॉलीगन डायग्राम होते हैं, एक फोर्स पॉलीगन होता है और एक कपल पॉलीगन होता है। तो हमारे पास जैसे कि आप देख रहे हो कि कपल्स पर जो वैल्यू है वो सारी क्या है, नोन है। तो हम सबसे पहले कपल पॉलीगन को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम कपल पॉलीगन को ड्रॉ करते हैं। सो कपल पॉलीगन ड्रॉ करने के पहले हमें एक अप्रोप्रिएट स्केल लेना पड़ेगा। स्केल इसलिए जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारी जो ये वैल्यू है 0.01179 जो कि काफ़ी स्मॉल वैल्यू है, तो हम एक ऐसा स्केल लें जिससे हम उसको एक प्रॉपर तरीके से ड्रॉ कर सकें। सो
मैं एज्यूम करता हूँ कि जो कपल पॉलीगॉन्स के लिए जो हमारी स्केल है 1 किलोग्राम मीटर इक्वल्स टू 300 सेंटीमीटर, राइट। सो ये जो वैल्यूज है 0.01179 केजी मीटर, तो इसके लिए हमारी स्केल्स कितनी होगी, क्योंकि 1 केजी मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर मैं कंसीडर करता हूं, तो 0.01179 केजी मीटर के लिए जो हमारी स्केल्स होगी वो होगी 0.01179 केजी मीटर, तो इक्वल्स टू हो जाएगा 0.01179 मल्टीप्लाई 300। क्लियर। सो 300 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी वो कितनी होगी 3.537 सेंटीमीटर। सो हमारी जो ये वैल्यू होगी किसके लिए 0.01179 के लिए कितना स्केल होगा हमारा 3.537 सेंटीमीटर। उसी तरह हम ये जो वैल्यू है 0.02369 तो उसके लिए भी निकाल सकते हैं, तो वो स्केल्स कितनी हो जाएगी हमारी 7.107 सेंटीमीटर, और इसके लिए हो जाएगी 0.03565, इसके लिए हो जाएगा हमारा 10.69 सेंटीमीटर। तो आपको ये स्केल्स तो यहाँ पर अब क्लियर हो गई है। अब स्केल्स का यूज करते हुए हमें कपल पॉलीगॉन ड्रॉ करना होगा। सो जैसे कि आप देख रहे हो कि हमारे पास एंगल की कोई भी पोजीशंस नहीं है, तो हमारे पास मास बी, मास सी और मास डी की बात करें, जैसे प्लेन बी पर मास कितना है ये दे रखा है, प्लेन सी पर मास कितना है ये दे रखा है, प्लेन डी पर मास कितना है ये दे रखा है, ठीक है। सो हमें क्या कपल पॉलीगॉन डायग्राम ड्रॉ करना है। सो मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास बी, सी और डी की बात करूँ, क्योंकि ए तो अभी हमने क्या रेफरेंस प्लेन लिया है, तो मैं बात करता हूँ बी, सी, डी। तो बी को मैंने क्या मान लिया 0 पोजीशंस पर कंसीडर कर लिया है। क्लियर, 0 पोजीशन पर कंसीडर कर दिया है। तो उसके बाद मुझे सी का एंगल सी पोजीशन के लिए और डी पोजीशन के लिए, मतलब सी प्लेन में जो मास है उसके लिए, डी प्लेन पर जो मास है उसके लिए क्या पोजीशन होगी, और उसके बाद फिर लास्ट में हम जो फाइंड करेंगे वो एमए के लिए करेंगे। तो पहले हमारा क्या है कपल पॉलीगॉन्स को हम फोकस कर रहे हैं। सो अब हम फाइनल अपनी पोजीशंस पे आ जाते हैं। तो कपल पॉलीगॉन को हम अब फोकस कर रहे हैं। सो कपल पोजीशंस में जो हमारी बी के लिए बात करें, बी मास कितना था हमारा, बी मास के लिए जो कपल्स था वो कितना था 0. यहाँ पे देख रहे हो आप 0.01179 जो कि यहाँ पर शो कर रहा है। तो उसके लिए स्केल कितना है 3.537, जो कि हमने इसको एंगल किस पे एज्यूम किया है 0 पे किया है, ठीक है। सो 0 पे किया है तो हमने अपने हिसाब से यहाँ पर इसको 3.5 यहाँ पर इसको सेट किया, तो इसको बोल दिया मैंने 0। अब चूंकि कपल की बात कर रहे हैं तो 0 A'। क्लियर। अब हमें क्या करना है कि यहाँ से यहाँ तक की पोजीशंस तो हमने स्केल से भी मेंशंस कर दी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सो बी पोजीशंस के बाद अगर हम बात करते हैं सी की तो 0.02369, क्लियर, और डी की कितनी है 0.03565, क्योंकि हम यहाँ पर ऑलरेडी स्केल्स में इसको कन्वर्ट कर चुके हैं। सो अगर हम इसकी बात करें तो ये कितना है 7.107, और ये लास्ट कितना है डी के लिए 0.03565 जो कि 10.69 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है स्केल का यूज करके फर्स्ट 7.1 7.107 सेंटीमीटर का एक आर्क यहाँ से इस तरह मेंशन करना है, और दूसरा आर्क ओ पॉइंट से लेते हुए यहाँ पर इस तरह इसको मेंशंस करना है। तो आप देख रहे हो कि हमारी जो पोजीशंस है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक इस तरह, और बाकी इस तरह। क्लियर। सो O to A, A to B डैश और वापस B to A 0। क्लियर।
सो अभी हमारा जो एंगल है उसका मेजरमेंट करेंगे तो O2A इसको हमने क्या माना था, B जो वेट के लिए था हमने कितना माना था O2A जो कि क्या था 0। उसके बाद B से C तो उसका एंगल मेजरमेंट करेंगे हम यहाँ पे, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा हमारा 42.53 की मान लो तो 42.53 ये आपका 42.5 समथिंग मान लो। क्लियर। सो ये एंगल मिल गया हमें। अब उसके बाद इसके लिए एंगल हमको अगर फाइंड करना है तो वो एंगल कितना हो जाएगा, सो देखिए ये एंगल हो जाएगा हमारा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो कितना हो गया 180 डिग्री, और 180 डिग्री के साथ जो आपका ये एंगल है वो है आपका 27, मतलब 180 प्लस 27 मतलब 207 डिग्री। सो ये एंगल हो जाएगा हमारा 207 डिग्री। क्लियर। तो अब हम इसके एंगुलर पोजीशंस को यहाँ पर जस्ट शो कर सकते हैं। तो किस तरह शो करेंगे इसे, इसको सिंपल हम इस तरह शो कर सकते हैं एंगुलर पोजीशंस को। ये हमारा MB है, उसके अंदर रोलर स्केल्स का यूज़ करते हुए उसको जस्ट पैरेलली यहाँ पे ले गए। ये एक पोजीशन जिसको बोल सकते हैं हम MC, और उसके साथ में एक पोजीशन ये है जो कि इस तरह आ रहा है, हो जाएगा आपका ये है आपका MD। क्लियर। सो देखिए एंगुलर पोजीशंस कितनी हो गई, ये 0 पे है, ये है हमारा 42.5 और ये है हमारा यहाँ से यहाँ तक 207 डिग्री। तो ये हमारा कपल पॉलीगॉन हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। ठीक है। अब कपल पॉलीगॉन ड्रॉ करने के बाद अब हम अपना नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, वो है हमारा फोर्स पॉलीगॉन। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू यहाँ पे हम फोर्स पॉलीगॉन अब ड्रॉ करेंगे। तो देखिए अब फोर्स पॉलीगॉन में जो हमारे पास जो वैल्यू है 0.23581 इसके लिए स्केल एज्यूम करेंगे। ठीक है, कोई पर्टिकुलर स्केल एज्यूम करेंगे। तो अब हमने यहाँ पर स्केल एज्यूम की फोर्स पॉलीगॉन के लिए। तो फोर्स पॉलीगॉन के लिए जो हमने स्केल, क्योंकि यूनिट क्या है केजी, तो 1 kg इक्वल टू कितना हमने कंसीडर किया 30 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो ये वैल्यू है 0.23581, तो इसके लिए कितना हो जाएगा 0.23581 मल्टीप्लाई 30, क्योंकि 1 kg इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगी स्केल 7.07 सेंटीमीटर, और साथ में जो दूसरी वैल्यू है 2369, तो उसके लिए हो जाएगा 7.107 सेंटीमीटर, और जो तीसरी वैल्यू है 0.2377 kg, इसके लिए हो जाएगा 7.13 सेंटीमीटर। क्लियर। सो हमने इनका स्केलिंग यहाँ पर इस तरह से शो कर दिया है। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, फोर्स पॉलीगॉन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो फोर्स पॉलीगॉन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए जो फर्स्ट वैल्यू है हमारी 0.23581। क्लियर। तो उसके लिए जो हमारा यहाँ पर एंगल पहले क्या है 0, जो हमने कपल पॉलीगॉन्स के लिए लिया वही का वही एंगल हम फोर्स पॉलीगॉन के लिए भी लेंगे। तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 7.07। ठीक है, एंगल हमने क्या लिया 0 लिया है। सो इसको हम यहाँ पे ठीक है। अब उसके साथ अब तो दूसरा है सी के लिए हमारा जो फोर्स पॉलीगॉन में जो स्केल है 7.107। सो अब हमें ये जो हमने कपल पॉलीगॉन ड्रॉ किया है
उसके थ्रू हमें रोलर स्केल का यूज़ करते हुए यहाँ से इसे इस तरह से पैरेलली हम इसे यहाँ पे ले लेंगे और यहाँ पे जैसे हमने इसको ये जस्ट यहाँ से इसको पैरेलली लिया है और इसको 7.10 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दिया। तो देखिए O to A, A to B, क्लियर। इसका एंगल तो हमें पता ही है क्योंकि यही एंगल हमारा जो रहेगा ये इसके हमको क्या लेना पड़ेगा, पैरेलल लेना पड़ेगा। उसके साथ जो नेक्स्ट एंगल है वो है हमारा 7.13 सेंटीमीटर। 7.13 सेंटीमीटर मतलब हमें क्या करना है, इसी को पैरेलल लेना है और कहाँ पे लेना है, जस्ट को पैरेलल लेना है यहाँ पे, मतलब हमें 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ देखिए ये हो गया आपका 0 to A, A to B और B to C, आप इसको शो कर सकते हो। अब हमारे पास जो स्पेस यहाँ पर दिख रहा है ये हमारा बैलेंसिंग मास को शो करेगा, ठीक है। सो अब हम जब इसका मेजरमेंट करेंगे तो वो मेजरमेंट अप्रोक्सीमेट होगा आपका 7 सेंटीमीटर, क्योंकि देखिए OA, AB और BC ये तो हमें एंगल पता था, इसके थ्रू तो हमने इसको यहाँ पर कन्फिगरेट कर दिया। अब उसके बाद में ये हमारे पास जो स्पेस है इसकी लेंथ नहीं पता, तो हमने इसको स्केल से मेजर किया तो वो कितना आया, 7 सेंटीमीटर। तो मतलब आपका जो C और O, ये जो CO होगा ये आपका इस तरह होगा, CO जो कि होगा आपका 7 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि 1 kg इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/30 kg। तो आप इसको फाइंड करोगे CO की वैल्यू को, अब CO की वैल्यू किसके बराबर होगी हमारी, तो ये हो जाएगी 7/30, क्योंकि हमें kg में लेना है, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा, अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.234 के समथिंग आ जाएगा ग्राम, ठीक है। सो हमारे मास की जो वैल्यू है, कौन से मास की वैल्यू है, एमए मास की वैल्यू यहाँ पे हमें मिल गई। तो एमए की वैल्यू कितनी हो गई हमारे 0.234 ग्राम। तो जो हमारा अननोन मास था जो हमको भी फाइंड करना था, तो एमए के लिए हमने ये वैल्यू फाइंड कर दी है। अब उसके बाद हमें एंगल फाइंड करना है। सो एंगल फाइंड करने के लिए हमें इसका यूज़ करना पड़ेगा। सो मास ए का एंगल है जो कि यहाँ से यहाँ तक तो 180 और 10 से थोड़ा तो 180 92, तो ये हो जाएगा आपका एंगल 192 डिग्री। सो हमें अब यहाँ पर सारे एंगल्स मिल गए। तो देखिए एम ए का जो एंगल है वो भी हमें फाइंड हो गया है 192 डिग्री, और बी का एंगल जो था, सॉरी सी का एंगल था 42.5 डिग्री था। डी का जो एंगल आया था वो कितना था 207 डिग्री। सो इसी तरह हम सारे एंगल्स को यहाँ पर मेंशंस कर सकते हैं हमारी टेबल पर। तो
बी पर एंगल कितना एज्यूम किया था 0, सी पर कितना आया था 42.5 डिग्री, डी पर कितना था 207 डिग्री, उसके बाद ए पर कितना है 192 डिग्री। तो देखिए हमारी इस ऑब्जर्वेशन टेबल पर हमें एक प्रॉपर एंगल मिल गए हैं। तो प्लेन ए पर जो मास एम ए की जो वैल्यू है वो अब हमें मिल गई है। तो मास एम ए की वैल्यू कितनी आई है, मतलब हमें 0.234 ग्राम 34 kg आएगा। ठीक, अगर इसको ग्राम की बात करें तो ये केजी है, और ग्राम की बात करें तो 234 ग्राम होगा। तो ये वैल्यू किस में है आपकी, केजी में है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको यहाँ पर चीज़ क्लियर हो गई। तो हमारे जो एम ए का जो मास आएगा वो कितना होगा 234 ग्राम, मतलब 0.234 kg, दैट मीन 234 ग्राम वैल्यू होगी मास एम ए की। और एंगल कितना होगा उसका 192 डिग्री। तो एंगल तो हमने सारों का फाइंड कर लिया। ठीक है, हर एक मास का एंगल हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बैलेंसिंग का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। और इसी के बाद हम इसी एंगल पर हमारे ऑपरेटर को क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे, और उसके बाद फिर चेक करेंगे कि इसमें कितना वाइब्रेशंस हो रहा है। अगर हमारा वाइब्रेशंस कम होता है या बोल सकते हैं नेग्लिजिबल होता है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो ऑपरेटर है वो पूरी तरह से क्या हो गया, बैलेंस हो गया है। अब इसके बाद हम अपने एक्सपेरिमेंट पर आते हैं, जहाँ पर हम देखेंगे कि अगर हम इस एंगल का यूज़ करते हैं तो ये कितना बैलेंस होता है। तो नेक्स्ट स्टेप हम अपने एक्सपेरिमेंट पर जाएंगे। अब हम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि हमारी ऑब्जर्वेशन टेबल थी, जैसे कि इसमें हमारे पास जो मास ए है उसके लिए एंगल कितना था 192, मास बी है उसके लिए एंगल कितना 0, और मास 3 है उसके लिए एंगल कितना है 42.5 डिग्री, और मास डी के लिए जो एंगल कितना है 207 डिग्री। अब ये जो ऑब्जर्वेशन टेबल पे जो हमें एंगल दिख रहे हैं, तो जैसे कि आप देख रहे हो कि हमारे बैलेंसिंग ऑपरेटर में हमारे पास यहाँ पर एक ये सर्कुलर स्केल है, जहाँ पर हम एंगल का मेंशंस करते हैं कि कौन से मास को हम कितने एंगल पर रखें। और जैसे कि अभी आपको ये दिख रहे हैं मास, सारे मास। ठीक है, अब जैसे कि कैलकुलेशंस में मैंने आपको बताया है कि हमको फाइंड क्या करना है, क्या फाइंड करना था, हमको m1 की वैल्यू फाइंड करना, जो कि हम ऑलरेडी थ्योरेटिकल कंसेप्ट या न्यूमेरिकल से हमने क्या करा, m1 की वैल्यू भी फाइंड कर चुके हैं। उसके साथ में हमने सारे एंगल भी फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, जो कि हमारे पास एंगल दे रखे हैं। अब हमें क्या करना है कि मास m1 से m2, m3 और m4, जो कि इनकी लेंथ हमारे पास क्वेश्चंस में भी है, तो उसके हिसाब से हम m2 को m1 से, m3 को m1 से, m4 को m1 से, तो इनकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर। मतलब हर एक मास के बीच की जो डिस्टेंस है, मतलब m1 से m2 की जो डिस्टेंस है, मतलब वो कितनी होनी चाहिए 5 सेंटीमीटर। फिर m2 की m1 से कितनी डिस्टेंस होना चाहिए 10 सेंटीमीटर, और m3 की मतलब m4 की m1 से कितनी होनी चाहिए 15 सेंटीमीटर, जो कि हमारे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर एक मास की जो एंगल है, जो कि हम थ्योरेटिकली निकाल चुके हैं, एंगल और लेंथ दोनों को यहाँ पर उसके हिसाब से सेट करेंगे। तो फर्स्ट हम पहले जैसे कि हम अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल पर देख रहे हैं कि m1 जो है उसका जो एंगल है वो कितना है 192 डिग्री। और जैसे कि हमने m1 मतलब मास को m1 जो है उसको हमने क्या माना है, रेफरेंस माना है, और उसका जो वैल्यू कितना है 192 डिग्री। उसके बाद जो m2 की जो वैल्यू है, उसका m2 जो मास है उसका जो एंगल है वो कितना है 0 डिग्री। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर, मास m1 को मैं यहाँ पर जैसे कि ये 0 पर देख रहा है, तो मैं उसे 192 डिग्री पर सेट करूँगा। तो 192 डिग्री मीन्स जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, अब इस स्केल को मैं 192 डिग्री पर लाता हूँ। तो 192 डिग्री मतलब ये हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो आपको दिख रहा है 192 डिग्री। ठीक है, 192 डिग्री पर यहाँ पे मैं इसको टाइट कर दूंगा। इसको हम यहाँ पे टाइट कर देंगे।
अब उसके बाद अब हमें क्या करना है, ये जो M2 मास की जो पोजीशन है वो M1 मास से कितनी है। मतलब जैसे कि मैं क्वेश्चंस में हमारा जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम था उसमें हमने देखा था कि M1 जो कि क्या है आपका रेफरेंस, उसको हमने रेफरेंस कंसीडर किया, तो M2 मास जो है वो M1 से 5 सेंटीमीटर लेंथ की डिस्टेंस पर है, ठीक है। बट इसका जो एंगल है, तो जिसका एंगल यहाँ पर कितना है 0 डिग्री पर है, तो M1 से 5 सेंटीमीटर, पहले तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर इसको ओके मेंशंस किया। सो M2 का जो एंगल है, M2 मास का एंगल अब हम यहाँ पे सेट करेंगे, तो वो कितना है आपका अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन टेबल 0 डिग्री, ठीक है। सो इसको मैंने 0 पर ले आया और इसको मैंने यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो 0 पर मैंने इसको सेट किया है, ठीक है। तो ये टाइट हो गया हमारा, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो कि इसको 0 पोजीशन पे मैंने इसको यहाँ पे टाइट किया है, ओके। तो हमने यहाँ पर M2 मास को भी अच्छे से टाइट कर दिया है। अब हम अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल पर जाते हैं। अब ऑब्जर्वेशन टेबल पर हम देखते हैं कि हमारे पास जो मास MC है, ठीक है, उसका एंगल कितना है 42.5 डिग्री, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर M1 से M3 का जो डिस्टेंस है मतलब 5, 5, 10, तो 10 सेंटीमीटर टोटल हम यहाँ से इसका डिस्टेंस देखेंगे, तो 10 सेंटीमीटर का इस पोजीशन पर रखेंगे। अब इस 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस के बाद अब ये देखेंगे कि इसकी पोजीशन कितनी है 42.5, तो 42.5 दैट मीन्स अब हम यहाँ से इसको 42.5 जैसे कि आप देख रहे हो 42.5 यहाँ तक ये आ गया है आपका। अब हम इसको टाइट करना स्टार्ट कर रहे हैं। सो ये टाइट हो रहा है। सो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको हमने 42.5 एंगल पर सेट किया है और यहाँ पर इसको हमने अच्छे से यहाँ पे टाइट कर दिया है, ठीक है। तो ये भी टाइट हो गया। अब हम हमारी ऑब्जर्वेशन टेबल पर जाते हैं। अब जो लास्ट वाला मास का जो एंगल था वो कितना हमने निकाला था 207 डिग्री। अब चूंकि ये जो एंगल है 207 डिग्री मीन्स हमको क्या करना है, पहले तो इसका यहाँ से जो डिस्टेंस है हमको, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कंसीडर करना है कि देखो इसका 5 था, इसका 5 था, तो ये कितना हुआ 10। अब यहाँ M1 रेफरेंस से जो MD मास का जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तब हम इसका मेजरमेंट करेंगे स्केल से। मतलब ये आ गया आपका 15 सेंटीमीटर। अब इस मास M4 का हम एंगल देखते हैं, तो एंगल कितना है 207 डिग्री। तो अब हम अपनी सर्कुलर स्केल पर आते हैं। अब 0 से 207 डिग्री एंगल हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं। तो 207 डिग्री मीन्स आप 207 डिग्री पर जा रहे हैं, 207 डिग्री, हाँ यहाँ पर कुछ होगा ये एंगल। अब 207 डिग्री पर हम इसको यहाँ पर टाइट करेंगे, जैसे कि हम इसको टाइट कर रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू आवर ऑब्जर्वेशन टेबल, ये जो ऑब्जर्वेशन टेबल जो फर्स्ट मास था हमारा M1 वो क्या था 192 डिग्री पर था, तो हमने इसको 192 डिग्री एंगल पर सेट किया था, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड मास था वो था आपका 0 डिग्री पर, तो उसको मैंने 0 डिग्री पर सेट किया था। उसके बाद थर्ड वाला मास जिसका एंगल लिया था 42.5, इसको 42.5 पर और डी वाले को किया था 207 पर। तो इसी तरह हमने ऑब्जर्वेशन टेबल के हिसाब से चारों मास को जो डिफरेंट प्लेन पर है उसको हमने यहाँ पर सेट कर दिया है, ठीक है। तो हमारी जो एंगुलर पोजीशन है अब हमने एक्सपेरिमेंटली इसको पूरी तरह से फिक्स कर दी। लेंथ तो हमारे पास जो थी उसके हिसाब से हमने एंगल भी यहाँ पर सेट कर दी है। अब हम इसका प्रैक्टिकल मीन्स अब इसको हम रोटेट करना स्टार्ट करते हैं। अब पावर सप्लाई जैसे देते हैं और उसको रोटेट करना स्टार्ट कराते हैं, तो जैसे इसको रोटेट करना स्टार्ट कराएंगे अब एक्सपेरिमेंटली हम पावर का सप्लाई यहाँ पर करते हैं और चेक करते हैं इसके वाइब्रेशंस को। अब जैसे हम इसको रोटेट करवाते हैं तो देखिए ये आपका वाइब्रेशन बिल्कुल कम हो गया है।
आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले फ्रेम भी मोशंस कर रहा था, रिबंड कर रहा था, लेकिन अब फ्रेम भी रिबंड नहीं कर रहा है और चारों मास को एक प्रॉपर एंगल में हमने सेट कर दिया है। उसके बाद हमने यहाँ पर इसको रोटेट कराया है, तो देखिए आपका वाइब्रेशन बिल्कुल कम हो गया है। अब मैं बात करता हूँ स्टैटिक बैलेंसिंग की। तो स्टैटिक बैलेंसिंग में जनरली हमको क्या करना पड़ता है, फोर्स का एनालिसिस करना पड़ता है। तो जैसे कि ये हमारा जो एक्सपेरिमेंट है इसको हमने डायनेमिकली पूरी तरह से बैलेंस कर लिया है। अब स्टैटिक की बात करता हूँ, तो स्टैटिक बैलेंसिंग में क्या होता है, इसको हम प्रैक्टिकली अगर समझना चाहें, जब मैं इसको रोटेट कराऊँ शाफ्ट को, तो अगर इस शाफ्ट को रोटेट कराता हूँ, क्योंकि अभी तो क्या है डायनेमिकली बैलेंस है, अगर मैं इसको रोटेट कराऊँ तो ये अगर ये रोटेट करने के बाद ये वापस अपनी पोजीशन में पीछे नहीं, रिवर्स नहीं जाती, तो इसका मतलब ये है कि ये स्टैटिक बैलेंसिंग कंप्लीटली है। क्लियर? क्योंकि जब भी हम किसी भी मास को डायनेमिकली बैलेंस करेंगे तो उससे पहले हमको उसका क्या करना पड़ेगा, स्टैटिकली बैलेंस करना पड़ेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये तो ऑलरेडी स्टैटिकली बैलेंस है। अगर ये स्टैटिकली बैलेंस नहीं होता है तो अगर इसका रोटेट करता ना तो ये वापस अपनी रिवर्स पोजीशन में जाती है। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि ये मासेस क्या है, स्टैटिकली तो बैलेंस है और उसके बाद में डायनेमिकली हमने जो थ्योरेटिकली कैलकुलेशन उसको डायनेमिकली बैलेंस करा, वो भी हमारा पूरी तरह से बैलेंस है। तो इसी तरह हमारा स्टैटिक और डायनेमिकली बैलेंस का जो एक्सपेरिमेंट है यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर हर एक चीज़ यहाँ पर क्लियर है। थैंक यू वेरी मच।